हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विनीता चौहान ऑनलाइन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपकी जीके की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है अकॉर्डिंग टू आरएसएसबी के एग्जाम के सिलेबस के अनुसार ही। और आरएसएसबी के एग्जाम के सिलेबस के अनुसार ही आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम आज से आपकी टेस्ट सीरीज की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, रंगनाथन के द्वारा के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने आईएलए स्थापित करने के प्रयास किए थे। आईएलए यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन 12, 13 और 14 3 दिन पर आपकी अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन आयोजित किया था कलकत्ता में, जिसमें 12 को आईएलए की स्थापना का निर्णय लिया गया था और 13 सितंबर को आईएलए की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की डेट क्या मानी जाती है? 13 सितंबर 1933 को आईएलए की स्थापना की गई कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक हॉल में। ठीक है बच्चों, ये है आपका आईएलए की स्थापना से संबंधित। अब इसमें किस किस व्यक्तियों ने प्रयास किए थे? तो इसमें आंसर विश्वनाथन, पीएन कौला एंड केशवन नहीं है। आंसर है आपका सी वुलनर, यानी कि एस सी वुलनर। इनका नाम है पूरा ए सी वुलनर। ए सी वुलनर इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्हें इसका आईएलए का संस्थापक सदस्य भी कहा जाता है। और एसी वुलनर के अलावा इसके संस्थापक सदस्य जो हैं, आप नोट करिए, मोहम्मद शफी, अब्दुल मजीद, मोहम्मद कासिम अली, अबनसी राम तलवार, पीसी नियोगी, आर गोपालन तथा ए एम आर मॉन्टेग्यू, ये सभी संस्थापक सदस्यों में थे। एसी वुलनर हैं, इनके अलावा कौन कौन थे बच्चों? आपके एसी वुलनर के अलावा मोहम्मद शफी, अब्दुल मजीद, मोहम्मद कासिम अली, अबनसी राम तलवार, पीसी नियोगी, आर गोपालन तथा ए एम आर मॉन्टेग्यू आदि इसके संस्थापक सदस्य में माने जाते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे, अब ये मसौदे से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मसौदे क्या है। तो मसौदे जो है ये है पॉलिसी। क्या है बच्चों? मसौदे है आपकी पॉलिसी। किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय की पॉलिसी को तैयार किया? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने नहीं किया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको आइजेलिक भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1955 में हुई, उसने भी नहीं किया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसकी स्थापना 1969 में, जिसको आइटलिस कहते हैं, उसने भी नहीं की। जो हमारी पुस्तकालय नीति का निर्माण किया है वो किया है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने। 1985 में राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का निर्माण किया और 1986 में डॉक्टर बीबी बरुआ की अध्यक्षता में ये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति है इसको गठन किया गया था और डीबी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया था 1986 में। किसने सौंपा था? डीबी चट्टोपाध्याय। ये भी पूछा जाता है आपसे बहुत, राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति कब बनी, कब इसकी रिपोर्ट सौंपी गई? 1986 में इसकी रिपोर्ट सौंपी थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। अध्यक्ष कौन थे? डीबी चट्टोपाध्याय। और गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीबी बरुआ की अध्यक्षता में 1985 में इसका गठन किया गया था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? सबसे पहले इनका फुल फॉर्म देखें। आईएलए का जो फुल फॉर्म है, आईएलए का फुल फॉर्म है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना है आपका? 1935 में। नेक्स्ट है बीएलए, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको एलए भी बोल सकते हैं। ये कब बना है? 1977 में। एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सॉरी 1877 है इसका, और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना है? 1876 में। और इफला, इफला का फुल, अब ये देखिए ये इंडिया का है, ये ब्रिटेन का है, ये अमेरिका का है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक ही संगठन है इफला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जिसकी स्थापना कितनी तारीख को की गई थी? 30 सितंबर 1927 को। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। इफला से संबंधित क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का, या जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन का एसोसिएशन, वो कहलाता है इफला, या इंटरनेशनल लेवल का लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो भी इफला। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में पुस्तकालय नेटवर्किंग का क्या अर्थ है? तो पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ, लाइब्रेरी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क तो इसमें है ही है बच्चों, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के अलावा आपका ये हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क भी होगा, इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी है। तो इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। पुस्तकालय नेटवर्किंग में ना केवल कंप्यूटर की नेटवर्किंग होगी, कंप्यूटरों का हम नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा, बल्कि इंफॉर्मेशन भी हम शेयर करेंगे। दैट्स व्हाई द लाइब्रेरी नेटवर्किंग का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण के लिए आयोजित किए जाते हैं। पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के, यानी कि लाइब्रेरी के यूजर्स का हम सर्वे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या आयोजित करते हैं? टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैबिट्स ऑफ यूजर्स, यानी कि हम जो यूजर्स हैं वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी आदत को जानते हैं। ये उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के अंतर्गत होगा कि यूजर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को मांग रहा है। टू एक्सेस देयर अप्रोच टू सीक द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ कलेक्शन इन लाइब्रेरीज, और वो किस तरह के कलेक्शन है उनके प्रति उसका झुकाव है, या एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ कलेक्शन इन लाइब्रेरीज, ये सभी आते हैं उपयोगकर्ता के सर्वेक्षण में। तो आंसर क्या होगा? ऑल द अबव, या उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय, ये किस प्रकार का पुस्तकालय है? देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अंधे और विकलांग का जो पुस्तकालय होता है, जो अंधे और विकलांग लोगों का पुस्तकालय होता है, वो होता है स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय जो देहरादून में है, वो कहलाती है ब्लाइंड लाइब्रेरी। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बहुत सारे आपके जो एक्सटर्नल्स हैं वो नहीं है, तो एग्जाम में घूम फिर कर यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब अंधे और विकलांग में स्पेशल लाइब्रेरी, अगर मान लीजिए ब्लाइंड लाइब्रेरी नहीं होता तो स्पेशल लाइब्रेरी ही आंसर होता, बट स्पेशल लाइब्रेरी का एक प्रकार ब्लाइंड लाइब्रेरी भी दिया है। और जो देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लाइंड लाइब्रेरी डी। ये भी एग्जाम का ही प्रश्न है। जो पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ लाइब्रेरी, रीडर्स ऑफ लाइब्रेरी, यूजर्स ऑफ लाइब्रेरी, या स्कॉलर्स ऑफ लाइब्रेरी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यूजर ऑफ लाइब्रेरी। जो पुस्तकालय का उपयोग कर रहे हैं
वो क्या है? आपके यूजर ऑफ द लाइब्रेरी, या आपकी लाइब्रेरी के यूजर हैं, उपयोग कर रहे हैं। मेंबर तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मेंबर यूजर वहां पर आपकी लाइब्रेरी को उपयोग भी कर रहा है। रीडर भी कोई भी हो सकता है लाइब्रेरी का, स्कॉलर भी हो सकता है, बट जो यूज कर रहे हैं वो कहलाते हैं लाइब्रेरी के यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस इज कॉल्ड। ये केवीएस 2015 का क्वेश्चन है। पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था कोडिंग नहीं है, क्लासिफाइंग नहीं है, सॉर्टिंग नहीं है, ये है आपकी प्रोसेसिंग। जो पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था है वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है हमारी प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है आपका, वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने में क्या उपयोग किया जाता है? वर्चुअल लाइब्रेरी मतलब विदाउट दीवार के लाइब्रेरी, लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स। चेक कार्ड? बिल्कुल नहीं। चेक कार्ड का उपयोग तो हम कब करते हैं? चेक कार्ड का उपयोग हम करते हैं पीरियोडिकल्स की एंट्री के लिए। जो रंगनाथन ने आपके 3 कार्ड है, त्रिपत्रक प्रणाली है, उसमें चेक कार्ड को भी उन्होंने एक बताया है, रजिस्टर्ड कार्ड, क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड एंड चेक कार्ड। तो रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड, इस तरह से इनका क्रम होता है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने में इसका कोई मतलब नहीं है। बॉटम कार्ड है, ये है आपका कार्डेक्स प्रणाली में 2 प्रकार के कार्ड यूज होते हैं, टॉप कार्ड और बॉटम कार्ड। तो बॉटम कार्ड का संबंध किससे है? चेक कार्ड का संबंध किससे है? त्रिपत्रक या 3 कार्ड सिस्टम। ठीक है, ये किसने बनाई है 3 कार्ड सिस्टम? डॉक्टर रंगनाथन ने 3 कार्ड सिस्टम का निर्माण किया, और किसके लिए किया है? पीरियोडिकल्स के लिए। ठीक है, अब ये बॉटम कार्ड है, ये किसका पार्ट है? कार्डेक्स का। कार्डेक्स प्रणाली कहाँ बनी थी? यूएसए में। और कब बनी थी? 1896 में। कार्डेक्स एक्चुअल में बिजनेस से रिलेटेड एक प्रणाली थी, जिसका की लाइब्रेरी में किसके लिए प्रयोग किया गया था? सामयिक प्रकाशनों के लिए। ये यांत्रिक प्रणाली है। कार्डेक्स से भी बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं। कार्डेक्स प्रणाली से रिलेटेड इसको किसने बनाया? रेमिंगटन रैंड इंडिया कंपनी लिमिटेड ने। टॉप कार्ड को कहाँ लगाया जाता है? टॉप पर या बॉटम कार्ड के ऊपर। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सामयिक प्रकाशनों की एंट्री के लिए किया जाता है। एक कार्डेक्स में कितनी दराजें होती है? 16 दराज। एक दराज में कितने कार्ड आते हैं? 64 कार्ड। ये जो कार्डेक्स है, अगर आप इसको देखेंगे तो अगर मान लीजिए ये 16 दराजें हैं, ये दराजें इस तरीके से होती हैं कि अगर आप इनको खोलते हैं तो खोलने पर ये बिल्कुल इस तरीके से नीचे झुका कर दिखाई देती है। तो इसमें जितने भी कार्ड हैं, वो कार्ड्स के जो टाइटल्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो सारे क्या होते हैं? विजिबल। इसलिए इसको विजिबल कार्ड इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, हाइपर कार्ड का प्रयोग किया जाता है वर्चुअल लाइब्रेरी में। आइडेंटिटी कार्ड तो आपको पता है पहचान पत्र है, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। वर्चुअल लाइब्रेरी में प्रयोग किया जाएगा हाइपर कार्ड का। तो दैट्स व्हाई राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। उपयोगकर्ता अध्ययन, यानी जो मेरी लाइब्रेरी में यूजर आ रहे हैं उनका मैं अध्ययन कैसे करूंगी? मेजरमेंट ऑफ यूज, बिल्कुल। मेजरमेंट ऑफ यूज, कितने यूज कर रहे हैं मेरी लाइब्रेरी का? यूजर का सर्वे कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं। कम्युनिटी प्रोफाइल्स है, वो देखकर कि कम्युनिटी पे जो प्रोफाइल्स आ रही है उसके आधार पर, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि हम जो यूजर हैं, हमारे उपयोगकर्ता अध्ययन के तरीके हैं, वो मेजरमेंट ऑफ यूज, सर्वे ऑफ द यूज, कम्युनिटी प्रोफाइल्स। सो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको फिर से कह रही हूँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की संभावना है वही लेकर हम बना रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको आरपीएससी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे,
वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा भी कि जो क्विज की हमने उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके आरपीएससी के पेपर में एज इट इज उठकर या उसके ऑप्शंस में जो मैंने 4-4 ऑप्शंस बताए उनमें से आए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो हमें इनको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक पेपर है। ओपेक जो होता है वो होता है नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर। ओपेक पेपर होता है आपका, वो कैसा होता है बच्चों? नॉन ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर। व्हाइट, अल्ट्रा व्हाइट, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड राइट आंसर इज ओपेक इज नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से ये मैंने आपकी अभी शुरुआत की है और मैं इसका आपसे एक बार देखना चाहती हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उसके बाद मैं इसी तरह के आपको पेपर डालती रहूंगी। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचे। चलिए बच्चों, इसी पेपर को मैं कंटिन्यू करते रहेंगे हम, ठीक है?